हेलो दोस्तों, लर्न त्रिपली चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इस वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम इस टॉपिक में जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा मैटर, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैटर की कि मैटर होता क्या है, पदार्थ जो है वो होता क्या है। तो देखिए, हर वो वस्तु, ठीक है, हर वो वस्तु जिसमें भार हो और जो स्थान घेरती हो उसको हम पदार्थ कहते हैं या फिर हम उसको मैटर कहते हैं। मैटर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पे ठोस जो है वो मतलब कि जिस भी टाइप का हम ठोस पदार्थ को बनाते हैं उसकी शेप वैसी ही रहती है। अगर आप मान के चलिए, अगर आपने कोई लोहे का या फिर कोई पार्ट बना दिया है, अगर आपने कोई या फिर पत्थर तोड़ के अगर आपने कोई रख दिया है, तो उसका जो आकार है वो आकार नहीं बदलेगा, उसका वेट रहेगा, वो एक स्थान घेरेगी, ठीक है। लेकिन उसका जो मतलब प्रकार जो है उसका वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम द्रव की बात करते हैं, अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड का कोई आकार नहीं होता है। लिक्विड को हम अगर किसी ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा। अगर हम उसको कि जैसे बर्तन में हम द्रव को डालेंगे वो वैसे ही शेप ले लेगा। और अगर हम बात करते हैं गैस की, तो गैस में क्या होता है, गैस इसका भी कोई आकार नहीं होता है। गैस को भी हम जिस टाइप के बर्तन में हम डालते हैं या फिर अगर आप सिलेंडर कह लीजिए, जिस टाइप के हम सिलेंडर में गैस को भरेंगे, जो गैस जो है ये उसी टाइप की शेप ले लेगी, उसी टाइप का इसका आकार हो जाएगा। लेकिन ठोस, यहाँ पे ठोस का आकार निश्चित होता है, जैसा ठोस बना दिया जाता है ये वैसा ही रहता है। लेकिन ये तीनों ही जो है वो मैटर्स हैं, क्योंकि ये तीनों ही स्थान घेरते हैं और इन तीनों का एक पर्टिकुलर वेट होता है, ठीक है। अब अगर बात करें हम अणु की, यानी कि मॉलिक्यूल्स की, तो इसमें क्या होता है, किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों हो, पदार्थ के उस हिस्से को अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब अणु क्या होता है, अणु अगर हमारा कोई भी एक पदार्थ है तो वो पदार्थ जो होता है वो काफ़ी छोटे छोटे अणुओं से मिल करके एक पदार्थ बनता है। कोई भी एक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे अणुओं से मिल करके बनता है। तो अब अणु की अगर हम बात करते हैं तो अणु में देखिए क्या होता है कि अब मान के चलते हैं हमारा ये कोई भी एक पदार्थ है, ये कोई भी हमारा एक मैटर है। तो ये पूरा का पूरा जो मैटर है हमारा, ये छोटे छोटे बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना होगा। अगर अब हम ठोस की बात करें, जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है कि जो अणु होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं। तो पास पास होने की वजह से ये क्या काम करते हैं, ये काफ़ी तेज़ी से इसके अंदर जो है वो रोटेट करते हैं। और काफ़ी पास होने की वजह से जो ठोस होते हैं, हमारे जो ठोस पदार्थ होते हैं, उनको मतलब कि तोड़ना भी ज़्यादा मुश्किल होता है अगर हम बात करें द्रव और गैस के मुकाबले, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोहे की बात करें, अगर हम लोहे को किसी हथौड़ा लेकर के अगर हम लोहे को तोड़ने के लिए बैठ जाते हैं या फिर अगर हम किसी पत्थर को तोड़ने के लिए बैठ जाते हैं, तो क्या होता है कि वो इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं। क्योंकि उसमें जो अणु होते हैं वो जो मतलब कि जो ठोस है हमारा वो काफ़ी सारे अणुओं से मिलकर के बना है। तो उस ठोस को तोड़ने के लिए हमें टाइम इसलिए लगता है क्योंकि इसके अंदर जो अणु है वो अणु काफ़ी पास पास होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन अणुओं की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है और इसकी वजह से जो है वो ठोस जो है वो नहीं टूटता है। लेकिन अगर हम द्रव की बात करते हैं, इसी में लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड में क्या होता है, जो ये अणु होते हैं ये थोड़ा सा ठोस के मुकाबले थोड़ा सा दूर होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से द्रव को अलग कर पाना काफ़ी आसान होता है। और गैसों में क्या होता है, गैसों में ये काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से गैस को अगर हम खुले में भी छोड़ देंगे तो गैस जो है हमारी मतलब कि वातावरण के साथ घुल जाती है। तो इसके अणुओं को अलग करना काफ़ी आसान होता है। अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस के अणुओं को अलग कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। अगर अब हम परमाणु की बात करते हैं तो देखिए, परमाणु में क्या होता है कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है।
अगर हम किसी भी पदार्थ की बात करते हैं तो उस पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु होता है। अब देखिए, पदार्थ के अणु को तोड़कर इसको अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन फिर इसमें पदार्थों से कोई भी गुण नहीं रह जाता। यानी कि अगर इसमें पदार्थ जो होते हैं, हमारे पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होता है वो परमाणु होता है, लेकिन अगर हम किसी भी अणु को तोड़कर इसको अलग अलग करेंगे तो उसके बाद जो परमाणु निकलेगा उसमें पदार्थ का कोई भी गुण नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं अणु की, तो अणु में क्या होता है, अगर हम कोई भी एक पदार्थ ले लेते हैं, अगर हम मान के चलिए चीनी का हमने एक दाना ले लिया, और अगर हम उस चीनी के दाने को तोड़ करके उसमें से अगर अलग अलग अणु निकालते हैं तो हर एक चीनी के दाने में, ठीक है, तो मतलब कि जो प्रॉपर्टी उस चीनी के दाने की है, सेम वही प्रॉपर्टी उस चीनी के दाने से अलग किए गए अणु की होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं परमाणु की, तो परमाणु में क्या होगा, जो हम उस अणु जो हमने चीनी के एक दाने से, यानी कि जो हमने वो एक पदार्थ है, तो हमने उस पदार्थ में से अणु तोड़ करके अलग कर दिए, तो उस अणु की प्रॉपर्टी वही है जो एक चीनी के दाने की है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस अणु को तोड़ेंगे, इस अणु को तोड़ करके अगर हम उसमें से परमाणु निकालते हैं, यानी कि ठीक है, तो उस परमाणु की प्रॉपर्टी चीनी की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगी। तो ये जो इसकी मतलब, इसलिए इसको परमाणु कहा जाता है। इसलिए ये पदार्थ का सबसे छोटा जो है वो कण होता है, ठीक है। तो लेकिन ये क्या होता है, ये स्वतंत्र भी नहीं रह सकते हैं, लेकिन ओके, परमाणु जो है वो परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकते, और एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीनों चीज़ें होती है, ठीक है। जो हमारा परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। अब अगर हम परमाणु संरचना की बात करें, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो हमारा एटॉमिक जो होता है, यानी कि एटम जो होता है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिल करके बनता है। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में हमेशा जो इसका वेट होता है वो 9.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -28 ग्राम होता है, और इसका चार्ज जो होता है वो -1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19, इसका जो है वो कूलम्ब में इसका चार्ज होता है। सेम प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं, तो प्रोटॉन में 1.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24, और इसमें ग्राम में इसका वेट रहता है, और चार्ज जो रहता है इसमें 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19, इसमें कूलम्ब जो है इसमें चार्ज रहता है। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन में 1.765 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24, इसमें जो है वो वेट रहता है ग्राम में, लेकिन इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो एक तरीके से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु का एक कण है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं ये परमाणु के ही अंदर होते हैं, इन तीनों से मिल करके एक परमाणु बनता है। और एक कूलम्ब चार्ज बराबर इसमें क्या होता है कि 6.29 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो है ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कितना चार्ज होता है। तो ये जो है ये आपको याद होना चाहिए, चाहे आप डिप्लोमा के एग्ज़ाम दें, चाहे आप ITI के एग्ज़ाम दें, ये जो क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। और इसमें देखिए इसका जो डायमीटर जो होता है, जो व्यास होता है एक इलेक्ट्रॉन का, वो 10 की पावर -13 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और अगर प्रोटॉन की बात करते हैं हम, तो प्रोटॉन परमाणु का वह कण है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बराबर चार्ज होता है। अब इसमें यानी कि ये देखिए इलेक्ट्रॉन में 1 कूलम्ब चार्ज में अगर हम 1 कूलम्ब की बात करें, तो इसमें 6.29 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 1 कूलम्ब चार्ज में। तो सेम जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में सेम ही चार्ज होता है, बराबर चार्ज होता है। लेकिन क्या होता है कि इसमें जो चार्ज होता है वो दोनों के अपोजिट होता है। अब बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन परमाणु का वह कण है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिकली जो है वो न्यूट्रल होता है बिल्कुल। अब अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस,
तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, या इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। किसी भी परमाणु के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के सेंटर में स्थित न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब मान के चलते हैं कि ये हमारा एक परमाणु है, ठीक है। अब इसका जो सेंटर पॉइंट जो होता है, ये सेंटर पॉइंट, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ओके। इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो हमारा न्यूट्रॉन जो होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू अगर इसको समझने की कोशिश करें तो जो हमारा हम ज्योग्राफी में हमने जो पढ़ा था कि जो हमारा सूरज है, सूरज के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। पहले 9 थे, लेकिन अब जो 9वां ग्रह है उसको मान्यता उसको नहीं दी गई है क्योंकि सूरज से काफ़ी दूर है। तो अब 8 ग्रह जो हैं वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो अगर हम सूरज को न्यूक्लियस मान लें तो उसके आसपास जितने भी ग्रह जो चक्कर लगाते हैं, सूरज की परिक्रमा जो करते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये हिस्सा इसका न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर आप इस पूरे के पूरे टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा डेप्थ में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप 10th की बुक पढ़ सकते हैं, आप 9th की बुक पढ़ सकते हैं। शायद आपने पढ़ी भी होंगी 9th और 10th में, इसको काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया गया है। और फिर भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख करके भी समझ सकते हैं। इस टॉपिक को अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो भी आप समझ सकते हैं। लेकिन जो आपके ITI इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो सिलेबस में है वो इस वीडियो में इनफ है, ओके गाइज। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस वगैरह इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वोल्टेज क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।